हेलो एवरीवन, वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। यस, आज है पार्ट 2 ऑफ रिलायंस वर्सेस अमेजॉन वर्सेस फ्यूचर रिटेल। ये पार्ट 2 है, तो जिस किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा, यहाँ पे आपको एक ऊपर लिंक दिख रहा होगा। प्लीज डू फॉलो दैट लिंक, वॉच दैट वीडियो, ताकि आपको पहले समझ में तो आए कि इन तीनों का डिस्प्यूट था क्या। आज के पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं कि इन तीनों में से किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, लोग ये अपने घर क्या लेकर गए। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेजॉन की। अमेजॉन ने सबसे पहले कोशिश तो ये करी कि जो नॉन कॉम्पीट क्लॉज था, जिससे कि रिलायंस को फ्यूचर रिटेल ना मिले, अमेजॉन उसमें कामयाब हुआ। तो अमेजॉन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो ये था कि अगर फ्यूचर रिटेल मेरा नहीं हो सकता तो मैं किसी का होने भी नहीं दूंगा टाइप्स। तो ये था अमेजॉन की स्ट्रैटेजी। अब इस केस में अमेजॉन के पास जो उसका 3 to 10 ईयर्स का ऑप्शन था, वो उसके पास अभी भी अवेलेबल है। तो अमेजॉन को कोई लॉस नहीं है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम अब ये है कि इस डिस्प्यूट के कारण फ्यूचर रिटेल की जो वैल्यू है ना, वो और ज्यादा गिर गई है। अब क्या अमेजॉन चाहेगा कि वो फ्यूचर रिटेल के साथ अपनी उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखे? उसने ऑलरेडी इतना खर्चा कर दिया था जब पहले उन्होंने उनके साथ डील की फ्यूचर कूपन्स में, और जब फ्यूचर रिटेल ने ये सब काम कर दिया, तो अमेजॉन को कोई बेनिफिट होगा फ्यूचर रिटेल के साथ पार्टनरशिप करने में? बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा रिटेल सेक्टर में कॉम्पिटिटर्स है ना, जैसे कि डी मार्ट है जो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, अमेजॉन को उनसे compete करना है। एंड फ्यूचर रिटेल की वैल्यू इतनी गिर जाने के कारण, उनकी वैल्यूएशंस, उनके स्टोर्स इतने बंद हो चुके हैं, तो अमेजॉन कहाँ स्टैंड करेगा? तो अमेजॉन इसके अंदर अभी भी अपनी पार्टनरशिप बनाना चाहेगा या नहीं, दिस तो टाइम विल टेल। बट फॉर श्योर अमेजॉन को जो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलना था, वो अब अमेजॉन को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं रिलायंस को इससे क्या बेनिफिट हुआ। आपको मैं एक बात बताती हूँ, जब ये सब डिस्प्यूट चल रहा था ना, तो रिलायंस ने भी एक स्मार्ट प्ले किया। वो स्मार्ट प्ले ये था कि बिग बाजार के जितने भी स्टोर्स थे फ्यूचर रिटेल के, वो सब लीज पर थे। तो जिस इंसान के पास उनकी लीज थी, ये रिलायंस ने उनसे वो लीज ही खरीद ली। तो नाउ वो लीज जो थी वो रिलायंस के पास थी। एंड अगर बिग बाजार डिफॉल्ट करता है तो अल्टीमेटली वो लैंड किसके पास हो गई? रिलायंस के पास हो गई। तो इस तरीके से रिलायंस के पास समवेयर अराउंड 900 स्टोर्स बिग बाजार के आ गए। इससे रिलायंस को एडवांटेज ये हुआ कि जो लोग बिग बाजार जाते थे, जिसको बोलते हैं ना कि हमारी कॉमन एक नेचुरल हैबिट बन जाती है स्टोर जाके सामान खरीद कर लाने की, तो अब वहां पे बिग बाजार तो नहीं होगा, लेकिन रिलायंस के बोर्ड होंगे। तो रिलायंस को इससे रिटेल में प्रॉफिट होगा। बट क्या एक्चुअली प्रॉफिट होगा? अब पॉइंट ये है कि जब रिलायंस रिटेल को टेक ओवर कर रहा था ना, तो वो उसका डेट भी टेक ओवर कर रहा था। एंड जो हमारा रिटेल है, फ्यूचर रिटेल, वो ऑलरेडी ओ करता है रिलायंस को इस डील के ना होने पर भी 3000 करोड़ एज अ रेंट, जो उनको अपनी लीज पे देना है। तो रिलायंस को वो 3000 करोड़ का लॉस हो रहा है, यानी कि वो अभी भी उसको वो पैसे फ्यूचर रिटेल से लेने हैं। जो उसको मिलेंगे या नहीं, उसके चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि फ्यूचर रिटेल के पास इतने पैसे हैं ही नहीं। तो उनको 900 स्टोर्स तो मिले, बट उसमें से आधे से ज्यादा स्टोर्स ऑपरेशनल है ही नहीं। अगर रिलायंस को अपना स्टोर सेटअप भी करना है, तो उसको सेटअप करने का कॉस्ट, और तो और बिग बाजार के जो एम्प्लॉइज हैं उसका कॉस्ट भी रिलायंस को ही लेना पड़ेगा, बिकॉज बिग बाजार जो फ्यूचर रिटेल है वो तो दे नहीं पाएगा। तो रिलायंस ने स्मार्ट प्ले तो किया, बट क्योंकि ये डील मैच्योर नहीं हो पाई, तो अल्टीमेटली रिलायंस को भी इससे नुकसान हुआ। अब हम बात करते हैं फ्यूचर रिटेल की। देखो, फ्यूचर रिटेल को फायदा तो कहीं से भी नहीं हुआ। शायद अमेजॉन के साथ वो रहता तो उसे कुछ फायदा हो सकता था, लेकिन अमेजॉन के साथ अपना रिलेशन खराब करने के बाद फ्यूचर रिटेल जब रिलायंस के पास गया, तो वहां पे भी उसकी बात नहीं बनी। अब अमेजॉन फ्यूचर रिटेल को लेगा या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन रिलायंस के साथ फ्यूचर रिटेल की डील हो चुकी है क्लोज। अब इसमें हुआ क्या है, जो लेंडर्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर तो कोई इसको एक्वायर कर लेता तो फिर तो बात ठीक थी, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने नॉन कॉम्पीट का क्लॉज डाल दिया था, तो जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं जो कि एक मेजर एक्वायर बन सकते थे, वो तो हैं ही नहीं। ना रिलायंस, ना वॉलमार्ट, ईबे, जोमैटो और पता नहीं कौन कौन से थे। तो अब फ्यूचर रिटेल के पास वो ऑप्शन तो है ही नहीं कि कोई उन्हें एक्वायर कर सके। अगर कोई उन्हें एक्वायर करता भी है, तो भी उनकी वैल्यूएशन उनको नहीं मिलेगी, बहुत सस्ते में फ्यूचर रिटेल उनको देना पड़ेगा, एंड लेंडर्स को फिर भी प्रॉब्लम होगी।
अब लेंडर्स के पास दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि फ्यूचर रिटेल को जल्दी से जल्दी लिक्विडेट करवा दिया जाए। अब लिक्विडेशन से ये होगा कि जब हम उसके एसेट्स को बेचेंगे तो सबसे पहला जिसको पेमेंट्स मिलती हैं वो होते हैं लेंडर्स। तो लेंडर्स को वो पेमेंट मिलनी चालू हो जाएगी। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि जितना ये लिक्विडेशन का प्रोसेस डिले होगा उतनी ही इनके एसेट्स की वैल्यू और कंपनी का ओवरऑल वैल्यूएशन भी घटता जाएगा। अगर ये प्रोसेस जल्दी नहीं हुआ तब भी लेंडर्स को एक नुकसान है एंड लेंडर्स को कहीं ना कहीं इस चीज से भी एडजस्ट करना पड़ेगा। जो भी कोई नया आता है एक्वायर करने के लिए या लिक्विडेशन में, उनको काफी हेयर कट भी लेना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स की, जो कि फ्यूचर रिटेल के हैं। आई फील वेरी सॉरी फॉर द शेयर होल्डर्स जिन्होंने इसमें अपने पैसे लगाए, बिकॉज उनको कहीं से भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। जब रिलायंस के साथ फ्यूचर रिटेल की डील अनाउंस हुई थी उस टाइम पे फ्यूचर रिटेल का जो शेयर था वो 100 के ऊपर लगभग अराउंड 150 के आसपास ट्रेड कर रहा था। एंड आज की डेट में दैट स्टॉक इज नॉट इवन क्लोज टू 15 रुपीज। इट इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड रुपीज 11.40 एंड हर दिन ये लोअर सर्किट पे खुलता है। जो लोग इसमें फंस चुके हैं वो अपने शेयर्स को बेच भी नहीं सकते क्योंकि बायर्स ही नहीं है। तो इससे शेयर होल्डर्स को ये लेसन जरूर मिलता है दैट आप पेनी स्टॉक्स सोच के या ये डील मैच्योर होगी सोच के या स्मॉल ट्रेडिंग का बेनिफिट लेने को सोच के इस तरीके से यू कैन नॉट मेक मनी इन द मार्केट। यू नीड टू बिलीव ऑन द फंडामेंटल्स, यू नीड टू हैव प्रॉपर स्टडीज ऑन द फंडामेंटल। इसीलिए हमारा जो स्टॉकोमीटर प्लस का क्या कहते हैं एक सब्सक्रिप्शन है वो यही बताता है कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है एंड टाइम टू टाइम इसकी भी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि क्या इनके गवर्नेंस में चेंज है, क्या कंपनी की वैल्यूएशंस कम हो गई हैं, क्या उनके फाइनेंशियल्स में चेंज है। ऐसे बहुत सी जगहों पर आपको ये डाटा मिलेगा जैसे हमारी साइट पे भी मिलता है। तो ये शेयर होल्डर्स से रिक्वेस्ट है दैट बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी सच कंपनीज डू अ थरो एनालिसिस। एंड जब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट की वीडियो को मतलब इस कॉन्सेप्ट को कंसेप्चुलाइज कर रहे थे, इसका डाटा इकट्ठा कर रहे थे, तब हमने रियलाइज किया कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये जानना कि ऐसी कंपनीज के ट्रैप से कैसे बचे, लिक्विडेशन का प्रोसेस क्या होता है और उन्हें क्या मिलता है, ये सब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। सो वी थॉट दैट वी विल कम अप वेरी सून विद दिस आइडिया ऑफ प्रेजेंटिंग टू यू दैट हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ इन सच सिचुएशंस। रिलायंस के पास अभी भी बहुत कैपिटल है और सो इज इन द केस विद Amazon। ये दोनों बिग फिशेज हैं एंड इनके पास और बहुत ज्यादा कैपिटल है एंड दीज टू बिग कंपनीज कैन सर्वाइव। But companies like Future Retail and shareholders who invest in Future Retails are the one जो end में आके फंसते हैं। Always remember that we have to be smart and wise investor. So always follow the best practices. Do not forget to be a part of our Stockometer Plus, where you will get all the latest information with regards to each and every companies and their functionings. I hope you like this video. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you.